हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूं आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम साइंस का अगला मॉक टेस्ट। यानी कि हमारे जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्मी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है और उन सब के अंदर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पूरे 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, वो सब कुछ हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम सब आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने पेन, नोटबुक, कॉपी सब कुछ लेके साथ में बैठे होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर ना सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी बल्कि उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगी, जिससे कि आप लोगों तो एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा कि अगर वो क्वेश्चन ना आया तो उसके अलावा क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, उसके अलावा क्या बन सकते हैं और आप लोग उन तक अटैम्प्ट कैसे कर सकते हैं, वो आप लोगों को मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा, इससे कि आप लोगों तक हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, जिससे कि आप लोगों तक टाइम टू टाइम क्लासेस की पीडीएफ भी मिलती रहेगी और साथ में नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। अब ये ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, जिसे इनफ्लेमेबल बोलते हैं। इनफ्लेमेबल होता है, इनफ्लेमेबल इनफ्लेमेबल का मतलब, जलनशील का मतलब ये है कि जो बड़ी आसानी से जल जाए। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस मिनिमम टेम्परेचर पे कोई चीज़ जलना शुरू कर देती है। जैसे एक कागज़ है, वो बड़ी आसानी से जल जाएगा, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ तुम ले लो कोई भी लोहा ले लो, ठीक है, लोहा या फिर तुम ले लो प्लास्टिक ले लो। अब कागज़ के मुकाबले प्लास्टिक थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर उसका ज़्यादा होएगा। तो ऐसा पदार्थ इनफ्लेमेबल ऐसा होता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो, ठीक है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर, जिससे कि इग्निशन टेम्परेचर यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जिससे कि कोई चीज़ जलना शुरू कर दे, ठीक है, जलना शुरू कर दे, तो वो क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है। और वो क्या होना चाहिए, उस पदार्थ का लो होना चाहिए, यानी कि बड़ी आसानी से कोई चीज़ जल जाए। अब बड़ी आसानी से कौन सी चीज़ जलती है, अल्कोहल, ऑक्सीजन, एलपीजी या पेट्रोल। तो बच्चे हम सभी को पता है कि बड़ी आसानी से अगर अल्कोहल के अंदर तुम एक तिल्ली भी डालोगे बड़ी आसानी से जल जाएगी। एलपीजी जो हमारे गैस सिलेंडर्स के अंदर एलपीजी होती है वो भी बड़ी आसानी से जल सकती है। पेट्रोल भी है, लेकिन ऑक्सीजन बच्चे, नो डाउट ऑक्सीजन हमारी चीज़ों को जलने में मदद करती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। लेकिन ऑक्सीजन ऐसे नहीं जलती है, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं जलती जितनी आसानी से पेट्रोल, एलपीजी और अल्कोहल जल जाते हैं। तो वो होते हैं इग्निशन, ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है। और अच्छा, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी की फुल फॉर्म, और जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ब्यूटेन और साथ में क्या, प्रोपेन। ये मैंने पहले भी करवा रखा है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन आया जाता है किसके अंदर, एलपीजी। और फुल फॉर्म क्या है, लिग्निफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक और होती है सीएनजी, सुना होगा नाम तो, राहुल नाम है मेरा, नहीं, इनका नाम सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, मीथेन और इथेन, ठीक है, मीथेन और इथेन, ये दो चीज़ें पाई जाती है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर। जो कि कई बार सुना होगा, सीएनजी की गाड़ियाँ आती हैं, तो वो कौन सी होती है, ये सीएनजी होती है जिसके अंदर मीथेन और इथेन पाया जाता है। और
एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, ठीक है। और ये सारे कौन से सब्सटेंस है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। अगला, अ फीमेल एंड मेल जीन्स इन द फ्लावर आर कॉल्ड ओवा एंड डैश, यानी कि एक फूल में मादा और नर जीन को ओवा और कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, यानी कि फीमेल जीन को क्या कहेंगे? फीमेल जीन को कहते हैं ओवा। तो मेल जीन को क्या कहेंगे? यानी कि मेल जीन बोल लो या मेल गैमेट बोल लो, तो मेल गैमेट को बोला जाता है पोलन, ठीक है। पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो बच्चे एक चीज समझ लो कि देखो, एक फूल के अंदर, ठीक है, एक फूल के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल या फिर कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेमन, ठीक है, स्टेमन। अब स्टेमन के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एंथर, ठीक है, और फिलामेंट। घबराओ मत, एक बार ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा इस तरीके से होता है, और इसके ऊपर दाने दाने से होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो इस चीज़ को, मोटे से हिस्से को हम एंथर कहेंगे, ठीक है, और इस हिस्से को, ये डंडी को बोलेंगे फिलामेंट, ठीक है, इस चीज़ को बोलेंगे फिलामेंट। और ये जो दाने दाने होते हैं, ये होते हैं एक्चुअल पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल गैमेट होते हैं। पिस्टिल या कार्पल में क्या मिलता है? सबसे पहले ऊपर आता है स्टिग्मा, फिर बाद में आता है स्टाइल, और फिर ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओवा, यानी कि एग, जहाँ से फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये है एक्चुअल में जो फूल में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? हीटिंग ऑफ आयरन टू रेड हॉट, के लोहे का इतना गर्म हो जाना कि बिल्कुल लाल हो जाए। दूसरा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन पीसेस, आयरन के जो छोटा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या करना? मैग्नेटाइज कर देना, चुंबकीय बना देना। तीसरा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बच्चे सही आंसर क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट हो जाना, ये है केमिकल चेंज। क्योंकि आयरन जो होता है पहले होता है Fe, ठीक है, ऐसे होता है आयरन, लेकिन जब ये रस्ट हो जाता है तो ये हो जाता है Fe2O3, ठीक है, ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड। और ये तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल ही केमिकल चेंज है, यहाँ पे सिर्फ आयरन है और यहाँ पे क्या है? आयरन ऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? ग्रंथि नहीं है। तो देखते हैं पहले कि ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो बच्चे, एक है स्टमक, ग्रंथियां कौन कौन सी है, यानी कि ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है स्टमक। स्टमक क्या होता है? पेट है भाई, खाना बनाएगा, खाना बनाता नहीं है। पेट क्या करता है? खाने को तोड़ने में मदद करता है, यानी कि खाने का डाइजेशन करवाता है, ठीक है, डाइजेशन। और पेट में क्या पाया जाता है? पेट में बच्चे पाया जाता है HCl। जी हाँ, पेट में भी एसिड होता है। तुम बोलते नहीं हो कई बार कि अरे यार एसिडिटी होगी, अरे यार खाना अच्छे से पचा नहीं, तो वो क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस में पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। और पेट में क्या होता है? डाइजेशन क्या पूरा हो जाता है? नहीं, हाफ, आधा डाइजेशन होता है, आधा खाना पचता है, ठीक है। दूसरा हमारा, ये तो एक पहला ग्लैंड हो गया। दूसरा लीवर, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर है। लीवर में क्या पाया जाता है बच्चे? लीवर देखो, सबसे पहला काम क्या करेगा? लीवर काम करता है ग्लूकोज को ग्लूकाजन में बदलता है, ग्लूकाजन में चेंज करता है। तो ग्लूकोज को ग्लूकाजन में चेंज करने वाला कौन है? लीवर है। साथ में लीवर के पास, लीवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस। बाइल जूस क्या करेगा? हमारे खाने को जो कि एसिडिक है उसको किस में बदल देगा? हमारे खाने को बेस में बदल देगा, यानी कि एसिडिक फूड को बेस में चेंज करने वाला कौन है? हमारा ये लीवर है। और तीसरा आता है हमारा पेनक्रियाज।
पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज, जिससे हमारे 2 हॉर्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो किडनी नहीं है, सबसे पहली बात, ग्लैंड कौन सा नहीं है, किडनी नहीं है। और पेनक्रियाज से क्या निकलता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन, इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, चीनी की मात्रा को कम करता है, और ग्लूकाजन क्या करता है, सॉरी, ग्लाइकोजन क्या करता है, चीनी की मात्रा को हमारे खाने में बढ़ाता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पेनक्रियाज से पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी बात की जाए, हमारा जो किडनी है, किडनी क्या करता है, खून को साफ करता है। साफ करने का काम किसका है, किडनी का है। किडनी का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, जो कि एक्चुअल में किडनी के अंदर कौन सी चीज होती है जो कि एक्चुअल में साफ सफाई का काम करती है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर्स ऑफ लाइट आर इन द वाइट लाइट कलर्स, यानी कि सफ़ेद जो लाइट आती है, सूरज से जो सफ़ेद लाइट होती है, उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं। तो बच्चे, सूरज से जो सफ़ेद लाइट आती है उसके अंदर 1, 8, 7 या 6, तो 7 कलर का विबग्योर बनता है। क्या बनता है, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। V से वॉयलेट, I से इंडिको, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, ठीक है, O से ऑरेंज और R से रेड, ठीक है, R से रेड, जिसमें से सबसे कम वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है बच्चे, वेवलेंथ सबसे कम होती है वॉयलेट की, कम, और सबसे ज़्यादा रेड कलर की, ठीक है। लाल कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और सबसे कम वॉयलेट की, इसीलिए वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, तिरछा होता है, और रेड कलर जो होता है वो कम तिरछा होता है, ठीक है। प्रिज्म से पास करते हैं ना, तब टेढ़ा होता है ना, डेविएट होता है, तो वॉयलेट कलर ज़्यादा डेविएट हो जाता है और रेड कलर कम डेविएट होता है। अगला, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजर द अर्थक्वेक इज नोन एज, यानी कि भूकंप मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, क्वेक मीटर कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सही आंसर क्या है, सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफ है जो कि भूकंप को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर नापता है प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण में ऑल ओवर दबाव कितना है, प्रेशर कितना है, वो नापने का काम कौन करता है, बैरोमीटर। अगला, लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड है, रेडार से, साइंस ऑफ टिश्यू से, स्टडी ऑफ लेजर बीम से, या फिर गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन से। सो लेप्रोस्कोपी किससे रिलेटेड है, गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन से, ठीक है। अगला, डैश सेट ऑफ एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि डैश जानवरों को समूह ठंडे खून वाला कहा जाता है। कौन सा ग्रुप है जिसको ठंडे खून का ग्रुप कहा जाएगा, क्रो, अर्थवॉर्म और फ्रॉग, यानी कि कौवा, केचुआ और मेंढक। दूसरा, फ्रॉग, क्रो और वेल, मेंढक, कौवा और वेल। तीसरा, पेंगुइन, सैलेमेंडर या मंकी, यानी कि पेंगुइन, सैलेमेंडर या मंकी। और चौथा है रोहू, फ्रॉग और कोबरा, रोहू, मेंढक और कोबरा। जल्दी से बताइए कि आपके हिसाब से कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि कोल्ड ब्लडेड है। अब ये कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडा खून वाला और गर्म खून वाला क्या होता है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले कोल्ड की बात करें, ब्लडेड के अंदर कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं, जो बाहरी वातावरण के हिसाब से, बाहरी वातावरण के हिसाब से अपना शरीर का
तापमान, शरीर का तापमान चेंज करे, ठीक है। अगर बाहर वातावरण में ठंडा तापमान है तो तापमान उनके शरीर का कैसा हो जाएगा, ठंडा। अगर बाहर वातावरण में गर्मी हुई है तो उनके शरीर में क्या हो जाएगी, गर्मी। ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। जैसे आपके फिश आ जाते हैं, ठीक है। फिश कैसी होती है, वो बाहरी तापमान को नाजुक होती है उसको लेकर। क्यों होती है, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होती है। उसको अलग सा तापमान दे दो, एक्सट्रीम तापमान दे दो, वो सहन नहीं कर पाएगी। और कौन कौन सी होती है, जैसे फ्रॉग हो जाते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स हो जाते हैं, रेंगने वाले कीड़े, ये सारे कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उसके अलावा वार्म वो होते हैं जो बाहरी वातावरण के हिसाब से चेंज नहीं करते अपने शरीर का तापमान, उनका चेंज नहीं होएगा। क्यों चेंज नहीं होएगा, क्योंकि उनकी यही खूबी होती है कि वो अपने बाहरी वातावरण के हिसाब से अपने शरीर का तापमान चेंज नहीं करते। जैसे हम सब इंसान, मैमल्स, जैसे डॉग आ जाते हैं, वेल्स आ जाती हैं, वो सब क्या करती हैं, वो बाहरी शरीर के हिसाब से, बाहरी वातावरण के हिसाब से अपना क्या है, अंदर के शरीर का तापमान चेंज नहीं करती। इसलिए होता है ना, जैसे हम कई बार तुम लोगों ने ये भी सुना होगा कि अटलांटिक और आर्कटिक जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, कुछ जनजातियां हैं जो वहाँ पे भी रहती हैं, कई सालों से रहती आ रही हैं। क्यों रह रही है वहाँ पे, तो अगर उनका फिर बाद में उनका शरीर का, क्योंकि वहाँ पे ठंड बाहर होती है। अब अगर वहाँ पे हम सारे लोग रहने लग जाएं तो हमें भी ठंड हो जाना चाहिए ना, हमारा खून तो इतना बर्फ़ से जम जाना चाहिए, पर क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा शरीर का तापमान बाहर के तापमान से चेंज नहीं करता, इतना चेंज नहीं करता कि भाई हमारा खून जम ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो सही आंसर क्या है, रोहू, जो कि कोल्ड ब्लडेड है। रोहू क्या होती है, फिश होती है। फ्रॉग मैंने तुम्हें बता ही दिया है ना। और कोबरा क्या होता है, रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, रेंगने वाले, रेप्टाइल्स रेंगने वाले होते हैं, ठीक है। अगला, मेन ऑर्गेन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है। लंग है, किडनी है, स्किन है या हार्ट है। जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा अंग है जो कि रेस्पिरेशन में काम आता है। तो बच्चे ये तो हम सबको पता ही है कि रेस्पिरेशन में क्या काम आता है, लंग काम आता है। अब थोड़ा सा लंग को ना ज़्यादा डिटेल में समझते हैं कि लंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि काम आती है। सबसे पहले नाक और मुंह। सांस कहाँ से लेते हैं, बेसिकली हमें लेना है सांस, ठीक है। सांस को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाना है, और मतलब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचानी है और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आनी है। इतना तो पता होगा कि रेस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को इनसाइड करते हैं और कौन सी, CO2 को आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो एक्चुअल में इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले सांस लेते कहाँ से हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन एंटर कहाँ से होगी। सो नोज यानी कि नाक से, और साथ में मुंह से। नोज और मुंह से ऑक्सीजन एंटर होगी, ठीक है, एंटर होगी यानी कि अंदर आ जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आता है बच्चे फार्नेक्स, ठीक है। फार्नेक्स क्या होता है, फार्नेक्स को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंठ या फिर इंग्लिश में कहते हैं थ्रोट। ये क्या होती है बच्चे, जहाँ से हमारा एक्चुअल में जो सांस की नली है, वो सांस की नली से हमारा जो मुंह है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है, कंठ। तो जिससे कि हमें ये सांस का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान। फिर उसके बाद में आती है विंड पाइप। सो बेसिकली सांस की नली, ठीक है, सांस की नली कौन सी होती है, जिससे सांस आती है, उसको कहते हैं ट्रैकिया। जहाँ से सांस, एक्चुअल में सांस आएगा, ठीक है, मतलब पहले आएगा फार्नेक्स, फिर उसके बाद में आएगा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के बाद में जो हमारा, उसके बाद में आता है ब्रोंकी।
ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकी पाइप्स, ब्रोंकी पाइप्स क्या होती है, जैसे ये देखो, अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊं, जैसे हमारा गला हो गया, गले से ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद में ये ऐसे दो हिस्सों में तो देखो कुछ हद तक इस तरीके से हमारा क्या होते हैं, लंग्स बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है फार्नेक्स, फार्नेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में ये जो दो पाइप्स आई हैं इनको बोलते हैं ब्रोंके पाइप्स, ब्रोंकली पाइप्स। ये पाइप क्या करती हैं, ये एक्चुअल में हमारे लंग्स को दो हिस्सों में तोड़ देती है, क्योंकि बोलते हैं ना फेफड़े, फेफड़े क्यों होते हैं, दो होते हैं, तो दो हिस्सों में टूट गया, एक यहाँ पे बना और ये एक यहाँ पे। अब एक्चुअल में फेफड़ों के अंदर जहाँ पे सांस का आदान प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीजन आएगी बॉडी में और CO2 बाहर निकलेगी, तो ये जो गुब्बारे से होते हैं इसके अंदर इनको बोलते हैं एलिवियोली, एलिवियोली, एलिवियोली होती है जहाँ से O2 ऑक्सीजन एंटर होती है और CO2, ठीक है, CO2 बाहर निकलती है। ये है पूरा प्रॉपर हिस्सा जहाँ से हमारे बॉडी से क्या होता है, O2 एंटर होगी और CO2 बाहर जाएगी। उसके अलावा दो चीज़ें होती है, एक होता है डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम जो कि ऐसी मांसपेशियाँ होती है, मांसपेशियाँ, ठीक है, ऐसी मांसपेशियां होती है जो कि क्या करती है, ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो कि बच्चे हमारे लंग्स से ऑक्सीजन यानी फेफड़ों तक ऑक्सीजन लाने में मदद करती है, ठीक है, O2 लाने में मदद करती है, ठीक है। दूसरा एक होते हैं हमारे रिब्स, रिब्स क्या होते हैं, रिब्स होते हैं बोन्स होते हैं जो कि फेफड़ों की रक्षा करते हैं, फेफड़ों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये है पूरा हमारे फेफड़ों का सिस्टम, ठीक है। अगला, एविएशन फ्यूल फॉर द जेट एरोप्लेन कंसिस्ट ऑफ प्योरीफाइड डैश, यानी कि जेट हवाई जहाज़ों के लिए विमान ईंधन में शुद्ध होता है, क्या होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, गैसोलाइन हो सकता है या फिर क्या, डीजल होता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, गैसोलाइन जो तुम सुन रहे हो ये एक तरह का भी पेट्रोल ही होता है, ठीक है, ये भी एक तरह का पेट्रोल होता है, लेकिन गैसोलाइन नहीं पाया जाता, पाया जाता है केरोसिन, ठीक है, क्या पाया जाता है, केरोसिन। अगला, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाय, यानी कि लंबी दूरी की फोटोग्राफी की सुविधा है किस में मिलती है हमें, विजिबल लाइट में, एक्सरे में, इंफ्रारेड में या फिर अल्ट्रावायलेट रेज में। तो बच्चे वो मिलती है हमें इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड रेज हैं जो कि टीवी के जो रिमोट होता है, टीवी के रिमोट कंट्रोल को हम कैसे रिमोट करते हैं, मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं, इंफ्रारेड से। और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी भी किससे होती है, इसी से ही कराई जाती है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल साउंड ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड, यानी कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। हाँ, दोनों, इन बोथ लिक्विड और गैस में, दूसरा सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। तो बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ तेज पहुँचती है, सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में, सबसे पहले सॉलिड में, फिर लिक्विड से और फिर गैस से। और बाकी बात की जाए ध्वनि, ध्वनि होती क्या है, एक तरह की तरंग होती है ना, एक तरह की तरंग होती है जो कि किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तापमान के ऊपर,
टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा मीडियम के ऊपर कि किस माध्यम से जा रही है, ठीक है, और साथ में डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। अगला, पेनिसिलिन इज अ, पेनिसिलिन है क्या है, एक तरह का एंटीबायोटिक है, फैट है, एंजाइम है या प्रोटीन है। पेनिसिलिन नाम तो सुना होगा ना तुमने, डिस्प्रिन जो डिस्प्रिन जो एक दवाई होती है उसमें क्या डलता है, पेनिसिलिन डलता है, जो कि क्या होती है, एक तरह की एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब एक तरह के जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियल माइक्रोब्स, उनके अगेंस्ट काम करती है। इसलिए बोला जाता है कि जो एंटीबायोटिक होती है वो वायरसेस में काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया को काटती है, वो वायरस को नहीं काटती। वो वायरस के अगेंस्ट अगर आपकी बॉडी में वायरस है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट काम जरूर करेगी, ठीक है। अगला, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक एटम का, जैसे मान लो एक हमारा ये एटम है, ठीक है, इसके अंदर का ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस केंद्र में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है। न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने करी थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। और साथ में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी, ठीक है, भूलना नहीं है, थॉमसन ने करी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, दूसरा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तीसरा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, या चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कि कौन सा है जो कि एटीपी की सही फुल फॉर्म है। वेरी गुड। तो बच्चे सही आंसर क्या है? सही आंसर है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एटीपी कहाँ पाया जाता है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया तो तुमने सुना ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसके फॉर्म में होती है? वो एटीपी की इसके फॉर्म में होती है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो इसके एनर्जी करेंसी को, मतलब खाने को एनर्जी करेंसीज में वो चेंज करना और उसका इस्तेमाल करना, ठीक है, एनर्जी देना, सेल को एक एनर्जी देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने दो चीज़ें मिलती है, क्या क्या? डीएनए, यानी कि उनके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने क्या होते हैं? अपने डीएनए भी होते हैं, और साथ में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम भी किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अगला, व्हाट इज N1H1, यानी कि N1H1 क्या है? एक तरह का कफ है, खांसी है। बर्ड फ्लू है, यानी कि बर्ड फ्लू यानी कि जो पक्षियों को होने वाला फ्लू है वो है। स्वाइन फ्लू है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो बच्चे क्या है? ये है एक तरह का स्वाइन फ्लू, जिसके जो किसके कारण होता है? पिग्स के कारण होता है, ठीक है। सुअर में जो एक तरह का फ्लू फैलता है और उसके कारण जो हमें फ्लू हो सकता है वो होता है स्वाइन फ्लू, ठीक है। चलो, एक तरह का वायरस ही है। अगला, टाइफॉइड इज अ डिजीज ऑफ। टाइफॉइड किस तरह की डिजीज है? लीवर की, लंग्स की, किडनी की, या इंटेस्टाइन की? टाइफॉइड एक बीमारी है, जिगर, फेफड़े, गुर्दे या आंत? तो बच्चे, टाइफॉइड किसकी बीमारी है? टाइफॉइड है एक तरह की इंटेस्टाइन बीमारी, ठीक है।
जो कि हमारे आंत को इफेक्ट करती है, ठीक है। टाइफाइड वैसे कौन से तरह की बीमारी है? बैक्टीरियल है, ठीक है, बैक्टीरियल है। जैसे टेटनस भी एक बैक्टीरियल बीमारी है, टेटनस है। साथ में टाइफाइड तो हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, वो भी एक बैक्टीरियल तरह की बीमारी है, ठीक है। कोलेरा है, हैजा जिसे बोलते हैं, कोलेरा भी एक बैक्टीरियल बीमारी है। अगला क्वेश्चन, एंटासिड सब्सटेंस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक इज, यानी कि पेट में एसिडिटी के इलाज के लिए एंटासिड पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कौन सा होता है? कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटैश, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर लूनार कास्टिक। जल्दी से बताइए कौन सा सब्सटेंस होता है जिसका हम उपयोग करते हैं? तो हम कौन से सब्सटेंस का उपयोग करते हैं? तो बच्चे वो होता है कास्टिक सोडा नहीं, क्योंकि कास्टिक सोडा होता है NaOH, और जिसका इस्तेमाल हम बिल्कुल भी एंटासिड के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। किसका इस्तेमाल करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि होता है MgOH ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका इस्तेमाल हम एंटासिड, यानी कि जिसे तुम बोलते हो ना इनो, तो इनो के तौर पे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कास्टिक सोडा किससे निकलता है? कास्टिक सोडा निकलता है NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन को, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? नमक, NaCl प्लस में वाटर। अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से मैंने अगर इसको पास करवाया, तो NaCl किस किस में टूटेगा? NaOH यानी कि कास्टिक सोडा में, H2 में यानी कि हाइड्रोजन में, और क्लोरीन गैस देगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है? ये किससे मिलती है? ब्राइन सॉल्यूशन से मिलती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आमतौर पर हवा से फैलती है? प्लेग से, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस या कोलेरा। कौन सी बीमारी जो है वो आमतौर पर हवा के कारण फैलती है? तो बच्चे सबसे पहले तो मैं कोलेरा हटाने चाहूँगी। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को पता है कि कोलेरा, मैंने कई बार बताया है कि कंटेमिनेटेड फूड और पानी से फैलती है, यानी कि खराब अगर तुम खाना खा रहे हो, खराब तुम पानी पी रहे हो, तो उसके कारण चांसेस है कि तुम्हें हैजा हो सकता है, ठीक है। हैजा जो कि किसकी वजह से होता है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलती है, प्लस में वाटर से फैलती है। हवा के कारण कौन सी फैलती है? हवा के कारण ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी बोलते हैं। टीबी जो है ना, हवा के कारण फैलती है। बाकी बात की जाए टाइफॉइड, वो भी किससे है? वो भी कहीं ना कहीं एक फूड से ही रिलेशन है उसका, ठीक है। और प्लेग जो है वो मक्खी से, ठीक है, मक्खी से रिलेशन है उसका, मक्खी से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। अगला, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, यानी कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन से समय पे पानी का मैक्सिमम घनत्व होता है? तो मैक्सिमम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बाकी बात की जाए इसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है? फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि बर्फ में कब बदल जाता है? ये बदल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कब बनता है? बॉइलिंग पॉइंट है इसका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, सलाइवा किसका डाइजेशन करने में मदद करता है? तो सबसे पहले तो ये बताओ सलाइवा मिलेगा कहाँ पे? मैंने करवाया हुआ है और डिटेल में करवाया हुआ है। जब डाइजेशन वाला मैंने टॉपिक करवाया था तो डिटेल में करवाया था कि सलाइवा हमारे कहाँ पे मिलता है? मुंह में मिलता है। सलेवरी एंजाइम होता है, सलाइवा में क्या होता है? सलेवरी एंजाइम, जो कि एक्चुअल में क्या होता है? अमाइलेज, जो कि खाने को तोड़ने में काम करता है, खाने को तोड़ने में, यानी कि
बेसिकली छोटे छोटे हिस्सों में, जो कि हम जैसे खाना खाते हैं मुंह के अंदर तो एक लार आती है ना, वो क्या होती है अमाइलेज होती है, जो कि मदद करती है खाने को तोड़ने में। तो उसके अंदर एक्चुअल में खाने को क्या तोड़ेगी, वो तोड़ेगी स्टार्च को, क्योंकि खाने में क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है, तो वो स्टार्च को तोड़ेगी, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर। अगला, द मैमल विच ले एग्स इज, यानी कि एक ऐसा मैमल अंडे देने वाला स्तनपायी है, कौन सा है जो कि अंडे देता है? बैट, कंगारू, स्क्वेरल या डक बाइल प्लाइटपस? बैट, कंगारू, स्क्वेरल या फिर डक बाइल्ड प्लाइटपस? तो सही आंसर क्या है? बहुत ही आसान है, डक बाइल्ड प्लाइटपस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव की एक परिभाषित क्या है, विशेषता है? कैसे बता सकते हैं हम कि ये जो जीवित जीव है, ये जो जीव है वो जीवित है या अजीवित है? ग्रोथ को, उसकी वृद्धि को देखकर। एबिलिटी टू मेक साउंड, वो साउंड कर सकता है इसलिए। अब देखो, ग्रोथ, बढ़ना, ग्रोथ तो बच्चे किसी की भी हो सकती है। अब जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन की भी ग्रोथ होती है ना। लोग बोलते हैं कि ना वो क्या बोलते हैं, कोई इंडस्ट्री है वो भी ग्रो कर रही है, तो वो भी बोलते हैं कि पर वो जीवित तो नहीं है, दोनों के दोनों। दूसरा, साउंड करना, अरे आवाज़ तो बच्चे लकड़ी के अंदर भी आती है, ये देखो ये भी आ रही है, तो ये मतलब थोड़ा ना कि ये दोनों जीवित हैं, तो ये भी नहीं है। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि बाहरी चीज़ से जो मतलब बाहरी जो हमें मिलता है, स्टिमुलाई मिलता है, बाहरी उत्तेजनाओं से जो उसको रिस्पॉन्स करे, तो वो होता है एक जीवित, ठीक है। और रिप्रोडक्शन क्यों नहीं चुना मैंने? रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं चुना क्योंकि कई सारे ऐसे जीवित जीव होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, जो स्टेराइल होते हैं लेकिन जीवित होते हैं, ठीक है। अगला, सोलर इक्लिप्स अक्कर व्हेन, सोलर इक्लिप्स कब होता है? अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। दूसरा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तीसरा, संकट के समय या फिर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है। तो बच्चे, सूर्य ग्रहण हमें तब लगता है जब अर्थ यानी कि धरती और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है, चंद्रमा। सूर्य और धरती के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? हमारा सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। एक पार्शल होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो पूरी तरीके से सूरज को नहीं ढक रहा है, आधा अधूरा ढकता है, तो वो होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। दूसरा होता है पूरा का पूरा कैसे आएगा? पूरा का पूरा आएगा जब वो पूरी तरीके से इसको ढक लेगा, यानी कि धरती के सबसे करीब आएगा और वो मतलब सूर्य को कवर कर रहा है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अवरक है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट या फिर कैन या फिर एनपीके? तो बच्चे सही आंसर है एनपीके। एनपीके में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और तीसरा पोटेशियम, ठीक है, एन, पी और के। अब तुम बोलोगे मैडम बाकियों में क्या दिक्कत है? बाकियों में दिक्कत ये है कि ये इसके अंदर सभी एलिमेंट्स नहीं आए, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स चाहिए जो कि मिट्टी को सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में चाहिए एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो कमी होती है वो इसी की कमी होती है। तो हमें फर्टिलाइज़र वही चाहिए ना जो इन सभी जो क्या बोलते हैं, इन सभी एलिमेंट्स हैं इनकी कवरिंग कर दे, कवरअप कर दे। तो सही आंसर अब देखो यूरिया है, यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन प्लस में सल्फर पाया जाता है, ये भी हो गया कम क्योंकि फॉस्फोरस और पोटेशियम तो नहीं आया। कैन के अंदर अगेन क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि दूसरी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करता। इसीलिए हमने कहा
कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पाने के लिए NPK फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो किसान या खेती बाड़ी से रिलेटेड उन लोगों को तो पता ही होगा कि किसान किसका इस्तेमाल करते हैं, NPK फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास बस यहीं पे ही ख़त्म है। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा क्लास को, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके साथ में ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को इस क्लास की या फिर किसी और क्लास की PDF चाहिए। अपने नाम के साथ मैसेज करना, जिससे कि हम आप लोगों को ग्रुप में डाल देंगे, और ग्रुप में रेगुलर हम क्लासेस की PDF डालते हैं। उसके अलावा बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने सही नोट्स बनाए होंगे इसके, और सभी नोट्स को आप रेगुलर रिवाइज भी कर रहे हो। तो बस अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, और रेगुलर बस हमारे यहीं पे ही मिलते रहना इसी चैनल पे, एक चाणक्य विद्यापीठ। बाय।